हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गणेश आय वर्ल्ड में। दोस्तों, मैं राहुल सर। दोस्तों, आज हम एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। और दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, स्थिर क्वाथी मिश्रण होता है जिसका। अब दोस्तों, यहाँ पर स्थिर क्वाथी मिश्रण की बात की है तो हमें पता है स्थिर क्वाथी जो मिश्रण होता है एक ऐसा मिश्रण होता है जिसका क्वथनांक समान होता है। तो वैसे भी दोस्तों, ये तो नाम से ही समझ में आ रहा है, स्थिर मतलब जिसका क्वथनांक क्या हो, स्थिर हो। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाता है। क्वथनांक स्थिर होता है, जिसका क्वथनांक क्या होता है, स्थिर होता है। अब दूसरा ऑप्शन है हमारा, सभी अवयवों का क्वथनांक भिन्न भिन्न होता है। तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि स्थिर की बात कर रहा है। अब अवयवों की मात्रा अधिक होती है तो ये तो बिल्कुल ही बात अलग कर रहा है, क्योंकि ये तो क्वथनांक की बात कर रहा है, अवयवों की तो बात ही नहीं कर रहा है। अब उपरोक्त में से कोई नहीं, ये तो बिल्कुल हमारा गलत ही होगा। इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है। अब इसमें ये बोला गया दोस्तों कि मिश्रण नहीं है। यहाँ पर दोस्तों दूध लिखा है, आपको दिख नहीं रहा होगा। तो दोस्तों मिश्रण नहीं है हमें बताना है। तो दोस्तों हमें पता है वायु तो मिश्रण होता है, जिसमें क्या होता है, नाइट्रोजन होती है 78.8%, ऑक्सीजन होती है 20.08% दोस्तों, या सॉरी दोस्तों 20.95%। इसके बाद और CO2 होती है दोस्तों, CO2 होती है 0.03%। इसके बाद कुछ अक्रिय गैसें होती हैं। तो ये हमारा हो नहीं सकता वायु। इसके बाद दोस्तों पारा। अब यहाँ पर पारा की बात की है तो पारा अकेला Hg तत्व है, मिश्रण नहीं दोस्तों, ये क्या है, तत्व है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सही, पारा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर दूध दिया है तो दूध भी क्या है दोस्तों, मिश्रण होता है, उसमें जल होता है, वसा होती है। तो इस प्रकार से और भी तत्व होते हैं इस दूध में। तो ये दूध भी मिश्रण है, वायु भी मिश्रण है, और सीमेंट। अब सीमेंट तो दोस्तों मिश्रण ही है, क्योंकि इसमें तो बहुत सारे पदार्थ मिक्स होते हैं। तो हमारा दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा, पारा। पारा मिश्रण नहीं है। इसके बाद दोस्तों हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, लाल तथा नीली स्याही का मिश्रण पृथक किया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर मिश्रण की बात की जाती है, किसकी बात कर रहा है, दो मिश्रणों की। दोस्तों आपको याद रखना है, यदि किन्हीं दो पदार्थों को हमें अलग करना है, क्या करना है दोस्तों, यदि हमें किन्हीं दो पदार्थों को अलग करना है और पदार्थ लगभग दोनों अलग अलग हैं, तो इसके लिए दोस्तों हम क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करते हैं। किसका दोस्तों, क्रोमेटोग्राफी को। आपको याद रखना है दोस्तों, आज ये क्वेश्चन लाल तथा नीली स्याही का आ गया। अब कोई दूसरा भी क्वेश्चन आ सकता था कि आपको काली या पीली स्याही का किसके द्वारा अलग कर सकते हैं, या फिर कोई अन्य पदार्थ को दे देता। तो दोस्तों इसमें आपको ध्यान रखना है, दो समान पदार्थों को यदि अलग करना है तो उसमें हम क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करते हैं। तो हमारा आंसर होगा क्रोमेटोग्राफी द्वारा। अगर अब दोस्तों हम आसवन विधि की बात करें तो आसवन विधि में हम ऐसे द्रवों को या फिर ऐसे पदार्थों को अलग करते हैं जिसमें अशुद्धियाँ हों। अगर एक पदार्थ में अशुद्धियाँ हैं, उन अशुद्धियों को दूर करना है तो दोस्तों हम आसवन विधि का यूज़ करेंगे। अब क्रिस्टलन द्वारा, अब दोस्तों अगर किसी पदार्थ के क्रिस्टल बन रहे हैं तो उसको हम दोस्तों क्रिस्टलन विधि द्वारा अलग कर देंगे। अब क्रोमेटोग्राफी का तो मैंने बता ही दिया कि अगर दो समान पदार्थ हैं उनको अलग करना है तो क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करेंगे। इसके बाद दोस्तों ऊर्ध्वपातन का अगर बात आई है तो ऊर्ध्वपातन में दोस्तों हम ऐसे पदार्थ का अलग करते हैं जो गैस अवस्था में परिवर्तित हो सके। जैसे दोस्तों अगर हमें कपूर अगर ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाता है तो उसको हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। उसी प्रकार दोस्तों अगर हमें आयोडीन को किसी से अलग करना है तब भी हम ऊर्ध्वपातन विधि का यूज़ करेंगे। इसके बाद दोस्तों अगर हमें नेप्थलीन को अलग करना है तो इसमें भी हम ऊर्ध्वपातन विधि का यूज़ करेंगे, क्योंकि नेप्थलीन गैस में परिवर्तित हो जाता है। और उसी प्रकार जो आयोडीन होता है ना, आयोडीन भी गैस में परिवर्तित हो जाता है। तो हम इनके लिए हम यूज़ क्या करेंगे दोस्तों, ऊर्ध्वपातन विधि। तो इसमें थोड़ी थोड़ी हमने बात की दोस्तों। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, क्रोमेटोग्राफी। इसके बाद दोस्तों हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है,
वायु की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड में से ध्वनि अधिक तीव्रता से क्यों सुनी जा सकती है। मतलब दोस्तों इसका कहना ये है कि जो आपका O2 होता है उस O2 से ज़्यादा CO2 में ध्वनि सुनाई देती है, ऐसा क्यों होता है। तो दोस्तों इसका आपको कारण बताता हूँ। इसका कारण ये है दोस्तों, अगर वायु की बात कर रहा है तो वायु में तो हमें पता है नाइट्रोजन भी रहती है, ऑक्सीजन भी रहती है, CO2 भी रहती है ना, और कुछ अक्रिय गैसें भी रहती हैं। तो इस प्रकार से वायु में तो बहुत सारी गैसें रहती हैं। अब बहुत सारी गैसें रहती हैं तो इनके टोटल घनत्व की बात करें तो इसका टोटल घनत्व क्या आएगा दोस्तों, अधिक आएगा। अगर हम यहाँ पर केवल CO2 की बात करें तो CO2 का घनत्व में C का कितना हो जाएगा दोस्तों, 12। अब O का कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 44। लेकिन यहाँ पर ये ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप खुद समझो, यहाँ पर नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। फिर ऑक्सीजन का 16 और फिर CO2 भी है। तो इस प्रकार से इसका टोटल घनत्व क्या हो जाता है दोस्तों, ज़्यादा होता है। किसका ज़्यादा होता है, वायु का। और कार्बन डाइऑक्साइड का घनत्व क्या होता है दोस्तों, कम होता है। तो इसको आपको याद रखना है। तो क्या कारण है दोस्तों, क्या कारण है कि वायु की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड का घनत्व कम होता है। तो मैंने आपको बता ही दिया, इसका घनत्व कम होता है। इस घनत्व कम होने के कारण ही CO2 में, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड में जो ध्वनि है दोस्तों, वो ध्वनि तेज़ सुनी जा सकती है। तो आपको एक बात ये भी याद रखना है दोस्तों, जिसका घनत्व कम होगा उसमें ध्वनि तीव्रता से सुनी जा सकती है, और इसका घनत्व अधिक होगा उसमें ध्वनि कम तीव्रता से सुनी जा सकती है। इसको आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों ये तो हमारा गलत ही हो जाएगा। इसके बाद वायु ऊष्मा का एक निष्क्रिय सुचालक है, तो ये तो गलत हो जाएगा, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। हमारा आंसर ये है सही। इसके बाद दोस्तों हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, आयोडीन रेत से पृथक की जाती है। अब मैंने दोस्तों इस पे अभी बात की थी आयोडीन। अब आयोडीन तो गैस में परिवर्तित हो जाती है। अब आयोडीन गैस में परिवर्तित हो जाती है, इसलिए हम इसमें ऊर्ध्वपातन विधि का यूज़ करेंगे। अभी हमने बता दिया था, अगर ठोस से हमें गैस में परिवर्तित करना है तो हम उसमें ऊर्ध्वपातन विधि का यूज़ करेंगे। अब आयोडीन रेत, अब रेत क्या है दोस्तों, ठोस है, और आयोडीन गैस में परिवर्तित हो जाती है। तो इसको हम हल्का से गर्म करेंगे तो ये गैस में परिवर्तित हो जाएगा। तो जो ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाता है उसे हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातन विधि। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, अपोहन किसके शोधन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो दोस्तों ये अपोहन, अब अपोहन दोस्तों हमने 12th में 5th यूनिट में पढ़ा था, कोलाइडी विलयन, और हमने उस अपोहन की पूरी प्रक्रिया को भी देखा था। इस अपोहन की प्रक्रिया में क्या होता है, तो दोस्तों अपोहन जो है ना, और हमने देखा था कि हमने 5th यूनिट में हमने कोलाइडी विलयन पढ़ा था। क्या पढ़ा था दोस्तों, कोलाइडी विलयन। तो जो दोस्तों अपोहन है वो कोलाइडी विलयनों के लिए यूज़ होता है। किसके लिए, कोलाइडी विलयनों के लिए। तो अपोहन किसके शोधन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अपोहन में हम क्या करते हैं दोस्तों, जो कोलाइडी विलयन में जो अशुद्धियाँ होती हैं उन अशुद्धियों को हम कोलाइडी विलयन से क्या करते हैं, दूर करते हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, अपोहन किसके लिए यूज़ होता है, कोलाइडी विलयन के लिए। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा 4th वाला। इसके बाद दोस्तों हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, बर्फ के दो खंडों को आपस में मिलाकर दबाने से एक खंड क्यों बन जाता है। मतलब बर्फ के आपको ये पास दो टुकड़े हैं, इन बर्फ के टुकड़ों को हम आपस में मिला दें इस प्रकार से, तो इसका एक खंड बन जाता है, फिर ये अलग नहीं होते। इसका क्या कारण है। तो इसका दोस्तों कारण ये है, देखो इसमें क्या बोला है, दो खंडों को आपस में मिलाकर दबाने से। अब दोस्तों ये दो खंड हैं आपको दिख रहे हैं, इन दोनों खंडों को आपस में मिलाकर हम दबाएंगे, मतलब दाब बढ़ाएंगे। अब दोस्तों इसका हम दाब बढ़ाएंगे तो इसके बीच जो गलनांक है, देखो बर्फ़ है तो ये पिघलेगा, मतलब जल में परिवर्तित होगा। तो जैसे ही दोस्तों हम इनको मिलाएंगे और दाब बढ़ाएंगे तो इनका जो बीच का जो गलनांक है वो गलनांक कम हो जाएगा। अब ये कम गलेगा तो ये आपस में क्या हो जाएंगे दोस्तों, चिपक जाएंगे। आपस में क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। तो ध्यान रखना है आपको, क्योंकि दाब बढ़ने के साथ बर्फ़ का गलनांक, सॉरी दोस्तों यहाँ पर ये मिस्टेक है, 1 मिनट, ये वाला है हमारा सही। दाब बढ़ने के साथ बर्फ़ का गलनांक कम हो जाता है।
तो ये हमारा आंसर सही होगा। इसके बाद ये गलनांक बढ़ता है, ये गलत हो जाएगा। दाब बढ़ने के साथ बर्फ़ का गलनांक अपरिवर्तित रहता है, ये तो गलत ही हो जाएगा क्योंकि दाब बढ़ने के साथ बर्फ़ का गलनांक कम होता है। इसके बाद बर्फ़ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है, तो ये तो गलत है ना। तो हमारा आंसर पहला सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, दाब घटाने पर किसी द्रव का क्वथनांक क्या होता है, क्या परिवर्तन होगा। तो हमने दोस्तों पिछली वीडियो में प्रेशर कुकर की बात की थी। प्रेशर कुकर में हमने देखा था इसका जब हम कैप लगा देते हैं तो इसके अंदर का जो दाब है ना दोस्तों, वो दाब क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब दाब बढ़ जाता है तो इसका क्वथनांक में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। अब क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है तो हमारा जो खाना है वो इस प्रेशर कुकर में क्या हो जाता है, जल्दी से पक जाता है। तो यहाँ पर क्या बात कर रहा है, ये दाब घटाने की। तो जब ये दाब घटाएंगे तो क्वथनांक में क्या होगी, कमी होगी ना, घटेगा ना। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सही, घटेगा। आपको याद रखना है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मोम किस प्रकार के क्रिस्टल का उदाहरण है। तो यहाँ पर ये मोम की बात कर रहा है। तो दोस्तों आपने मोम देखा ही होगा, हमारे घर में मोमबत्ती होती है, उस मोमबत्ती को देखा ही होगा। आप ये बताइए दोस्तों, इस मोम को हम जल में या किसी पदार्थ में डाल दें, क्या आयनित होता है ये, बिल्कुल नहीं। तो आयनिक हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। अब ये सहसंयोजक, आयनिक के जैसा सहसंयोजक होता है, तो आयनिक नहीं हो सकता, तो सहसंयोजक भी नहीं हो सकता। इसके बाद क्या आप ये देखो दोस्तों, ये मोम है, ये मोम धातु है क्या, नहीं, तो ये धात्विक भी नहीं हो सकता। अब दोस्तों हमने ये ज़रूर देखा है कि जो मोम होती है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनती है और बड़ी क्या बन जाती है, मोम बन जाती है। तो अब छोटे छोटे कण क्या होते हैं, अणु होते हैं, परमाणु होते हैं। तो यहाँ पर जो मोम होती है वो है आणविक क्रिस्टल का उदाहरण। किस क्रिस्टल का उदाहरण दोस्तों, आणविक क्रिस्टल का उदाहरण। अब दोस्तों यहाँ पर सहसंयोजक की बात आई है तो सहसंयोजक की हम बात कर लेते हैं। अब जैसे सहसंयोजक में दोस्तों हीरा हुआ, ग्रेफाइट हुआ, ये दोस्तों सहसंयोजक के उदाहरण हैं। अब दोस्तों आयनिक की बात करें, अगर आयनिक क्रिस्टल की बात करें तो आयनिक क्रिस्टल में दोस्तों जैसे NaCl हुआ, KCl हुआ, इस प्रकार के दोस्तों जो आयनित हो सकते हैं उनको हम बोलते हैं आयनिक क्रिस्टल। अब धात्विक क्रिस्टल की बात आई है तो धात्विक क्रिस्टल में हमने बताया था आपको फर्स्ट यूनिट में जब पढ़ाया था, तो जो धातु होते हैं उनमें जो बंध होता है वो धात्विक बंध होता है, और जो मतलब सीधी सी बात दोस्तों, जो धातु हैं वो धात्विक क्रिस्टल के उदाहरण हैं। अब इसमें मिश्र धातुएं भी आ जाती हैं। तो दोस्तों जितनी मिश्र धातुएं हैं और जो धातु हैं वो धात्विक क्रिस्टल के उदाहरण होंगे। अब जो आयनित हो सकता है वो आयनिक क्रिस्टल का उदाहरण होगा। और सहसंयोजक में हीरा, ग्रेफाइट है, और आणविक का मैंने बता ही दिया दोस्तों, जैसे ठोस CO2, ठोस NH3, ठोस जल, और ये मोम भी दोस्तों किस प्रकार के क्रिस्टल का उदाहरण है आणविक क्रिस्टल का। आपको ये याद रखना है। इसके बाद दोस्तों इसका हमारा आंसर सही क्या हो जाएगा, आणविक क्रिस्टल। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा है, आइसक्रीम में जिलेटिन मिलाया जाता है। दोस्तों हमने देखा है, हमने आइसक्रीम खाई है, तो आइसक्रीम को हमने ये देखा है कि ये काफ़ी समय तक रखी रहती है, पिघलती नहीं है। इसका कारण दोस्तों ये है कि आइसक्रीम में जिलेटिन मिलाया जाता है। अब जब आइसक्रीम में जिलेटिन मिलाया जाता है तो उसकी जो कोलाइडी अवस्था है वो कोलाइडी अवस्था स्थिर हो जाती है, वो परिवर्तित नहीं होती। तो आपको ध्यान रखना है आइसक्रीम में जिलेटिन क्यों मिलाया जाता है, क्योंकि आइसक्रीम की कोलाइडी अवस्था को स्थिर रखने के लिए उसमें हम जिलेटिन मिलाते हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है। अभी दोस्तों आइसक्रीम में जिलेटिन मिलाया जाता है, सॉरी दोस्तों यहाँ पर पहला है आइसक्रीम के स्वाद को बढ़ाने के लिए, तो जिलेटिन मिलाने से कोई स्वाद नहीं बढ़ता, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। इसके बाद आइसक्रीम का भार बढ़ाने के लिए, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि भार क्यों बढ़ाएंगे, भार तो हमें क्यों बढ़ाना होगा, ऐसा थोड़ी वो तुल के थोड़ी बिकती है कि उसका भार बढ़ाना होगा, ये हमारा गलत होगा। अब उपरोक्त में से सभी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे दो गलत हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आइसक्रीम की कोलाइडी अवस्था को स्थिर करने के लिए। इसके बाद दोस्तों हम अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा 11वां क्वेश्चन है दोस्तों। ये हमारा क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मिश्रण ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पर नहीं किया जा सकता वाली बात है, तो यहाँ पर दोस्तों हमें इसका जो आंसर है वो है HgCl2 प्लस NaCl2। ये इसका आंसर सही है। इसमें से ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा हम इसको अलग नहीं कर सकते। ये हमारा आंसर सही है दोस्तों। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है दो मिश्रित द्रवों, अब यहाँ पर बोला है कि दो मिश्रित द्रव हैं X और एक है Y कि क्वथनांक लगभग क्या है, समान है। लगभग कैसे हैं इसके क्वथनांक, समान है। तो इसका पृथक्करण किसके द्वारा किया जाएगा। अब मैंने आपको दोस्तों बता दिया था कि जिनके क्वथनांक लगभग कैसे होते हैं, समान होते हैं। लगभग जिनके क्वथनांक क्या होते हैं, समान होते हैं, उनमें हम प्रभाजी आसवन विधि का यूज़ करते हैं। कौन सी विधि का, प्रभाजी आसवन। अभी मैंने इसके पहले क्वेश्चन आया था तो उसमें हमने समझा दिया था। तो दोस्तों आप इसमें हमें ये बताइए कि इसमें कोई प्रभाजी आसवन का ऑप्शन दिख रहा है, नहीं। अब यहाँ से प्रभाजी आसवन का कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा, तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सही। उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि प्रभाजी आसवन इसमें दिया नहीं और दो लगभग समान क्वथनांक वाले मिश्रणों का पृथक्करण हम प्रभाजी आसवन से करते हैं। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा सही। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो के साथ दोस्तों हम फिर मिलेंगे दोस्तों। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच।